हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, नाक़िस हिकमत अमली, नाक़िस कप्तानी, फिर उसके अलावा हमारे बैट्समैनों में मिडिल ऑर्डर में तो हमारा बिल्कुल कोई बैट्समैन नहीं, 13वें ओवर में 113 पर 1 और उसके बाद 33 रन पर आपकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई, 9 विकेटें गिर गई। हमारे पास 30 करोड़ की आबादी है। क्या हमारे पास बाकी टैलेंट खत्म हो गया है इकबाल साहब? पाकिस्तान टीम में इस टीम में कौन सा स्टार था? बाबर आजम को आपने बाहर कर दिया है। कप्तानी का म्यूजिकल चेयर गेम शुरू किया हुआ है। आप देखें, शाहीन आफरीदी को हटाया, बाबर आजम आ गए, बाबर आजम को हटाया, रिजवान आ गए, रिजवान को हटाया, सलमान अली आगा आ गए। जा अपनी हसरतों पे हसरतों आंसू बहार के सो जा। आंसू बहा के कहीं आपको ये जो इस दफ़ा इंडिया की तरफ से बहुत ओछा, बहुत लो लेवल पे चीज़ें नज़र आई, मतलब हैंडशेक नहीं कर रहे, ट्रॉफी अगर हम जीत गए तो नहीं लेंगे मोहसिन नकवी साहब के साथ। इशारों की बड़ी बातें हुई इस दफ़ा। वो जब 50 बनाई उसने साहबजादा फरहान ने, उसने बल्ला ऐसे करके और बिल्कुल जैसे कि गन की तरह फायर करते हुए उसने एक्शन, उस पर बड़ी, मतलब क्राइटेरिया क्या है उस बच्चे को टीम में? मायूसी कुफ्र है, लेकिन हम वाकई में आपकी इस बात से मैं किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि अगर क्रिकेटर निकलेगा अदर गलियों से, सड़कों से, जावेद मियांदाद कहाँ से आए? आप अंदाजा रहे, सरफराज अहमद कहाँ से आए? 6 लोगों की अगर हम बात करें, जावेद मियांदाद अच्छा, जितना बड़ा प्लेयर था उतना बड़ा इंसान है जावेद। अच्छा, इसमें कोई फूफा नहीं, कोई सरिया नहीं। लेकिन इस वक्त मेरी नज़र में कप्तानी का सबसे जो मजबूत तरीन उम्मीदवार है वो शाहीन शाह अफरीदी है। हमारे यहाँ सियासत बहुत है जिसकी वजह से ये गैर मुल्की कोचेस पर जाते हैं। अख्तर तो बहुत ज़बरदस्त है, शोएब अख्तर फेयर आदमी है ना, ब्लंट है, वो डरता नहीं है। जिस तरह से वो बॉलिंग करता था वो डरता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद अली अतहर के आज एक स्पेशल एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं। हमारे दरमियान जो आज के गेस्ट हैं, बड़े जाने माने, जिन्हें आप बरसों से डिफरेंट चैनल्स पे आप कमेंट्स करते हुए, डिस्कशन करते हुए, और क्रिकेट के हवाले से अगर मैं इनको कहूँ कि इंसाइक्लोपीडिया हैं तो बिल्कुल गलत नहीं है, डिक्शनरी हैं क्रिकेट की। एक एक खिलाड़ी का रिकॉर्ड, मैच, सब इनको ऐसा याद रहता है जैसे कल की बात है। तो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अतर साहब, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, जी। और वैसे तो हम आपके साथ बरसों से, हम आपके साथ एक टाइम लगा हुआ है जो हम आपको देखते हैं टीवी में और डिफरेंट टॉक शोज के अंदर बैठे होते हैं क्रिकेट के हवाले से। दिल बड़ा शिकस्ता हाल है मिर्ज़ा इकबाल से बेग साहब, और इस वक्त हम बड़े समझ लीजिए घुटन सा माहौल है। और ये जो अभी नया नया गम सहा है, ये जो एशिया कप में फाइनल में हार करके, बहुत सारे लोग कहते थे कि नतीजा यही निकलेगा, आप क्यों इतने ज़्यादा पुरुम्मीद हो रहे हैं? लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में ऐसा लगता था कि नहीं यार, आज हमारा दिन है और हम जीतेंगे। तो क्या हमारी आंखें ये गम, ये तकलीफ और हमेशा इसी को देखती रहेगी? कभी हमें वो सच्ची खुशी जो कभी पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो देखते थे, वो नहीं मुयस्सर होगी सर? देखिए, अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करें तो ये टीम अनप्रिडिक्टेबल है, कभी खुशी कभी गम देती है। लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस है गुज़िश्ता 2 ढाई बरस से, वो बिल्कुल ज़वाल की तरफ गामज़न है। आप देखें, हमने जो टॉप की टीमें दुनिया की, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, उनके खिलाफ अब तक हमने 2 ढाई साल में 27 मैचेस खेले, सिर्फ 3 जीते। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारी कारकर्दगी किस तरफ है। और भारतीय टीम जब भी हमारे मुकाबले आती है, पता नहीं हमें क्या दबाव का शिकार हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। वो लोग नफसियाती तौर पर, हालांकि इस टीम में न विराट कोहली थे न रोहित शर्मा थे, और हम तवक्को कर रहे थे, जिस तरह आप उम्मीद और आस लगाए बैठे थे, हम भी उम्मीद और आस लगाए बैठे थे कि 2 दफ़ा एक टीम जीत चुकी है, इस मरतबा हम जीतेंगे। लेकिन क्या हुआ? हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, नाक़िस हिकमत अमली, नाक़िस कप्तानी, फिर उसके अलावा हमारे बैट्समैनों में मिडिल ऑर्डर में तो हमारा बिल्कुल कोई बैट्समैन नहीं, 13वें ओवर में 113 पर 1 और उसके बाद 33 रन पर आपकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई, 9 विकेटें गिर गई। तो आप अंदाजा लगाएं ये कौन सी टीम है, ये कौन सी बैटिंग लाइनअप है। ये प्रोफेशनल्स हैं, इनको लाखों रुपए खेलने के मिलते हैं, एंडोर्समेंट के मिलते हैं, सब बहुत सारी चीजें अवेल करते हैं। लेकिन उसके बाद और फिर हमने उनको पकड़ भी लिया कि 20 रन पे उनके 3 टॉप के बैट्समैन, जिससे हमें खतरा था, अभिषेक शर्मा,
उसको हमने आउट किया, और फिर उसके अलावा सूर्या कुमार यादव और फिर उनका जो है शुभमन गिल, उनको आउट किया, लेकिन फिर भी हम मैच हार गए। तो आप देखें ना, अभिषेक शर्मा से हम बड़ा डर रहे थे अतर, कि वो जो है ना बड़े रन स्कोर करेगा। ये अमृतसर से उसका ताल्लुक है, भारतीय पंजाब से, और उसका बाप जो है वो खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला था, राजकुमार शर्मा। और उसने अपने बेटे को 3 साल की उम्र में, वो चाहता था कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने, उसने 3 साल की उम्र में काम पे लगा दिया उसको। और ये कोचिंग लेता था युवराज सिंह से, और उसके अब्बा जो है योगराज सिंह, वो भी एक टेस्ट खेले और पंजाबी फिल्मों में विलन का काम करते थे, योगराज सिंह जो थे, युवराज सिंह के अब्बा। और फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग की है हमारे प्लेयर। उसने एक तो शुभमन गिल की ट्रेनिंग की है, शुभमन गिल भी पंजाब से है, चंडीगढ़ से, और ये जो है अमृतसर से। तो इसके वालिद उसको वहां ले गए और उनको कहा इसको, अब हमारे क्रिकेटर्स नहीं काम करते जैसे इस पे काम किया। आप देखें 314 रन जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दी है, उससे तो पता चलता है ना कि इस पे काम हुआ है, हमारा यहाँ क्यों नहीं होता। इकबाल भाई साहब, आपने बहुत अच्छा अंदाज में सारी चीज़ें एलोबरेट करी, और मैं खुद भी जो थोड़ा बहुत हम क्रिकेट खेले हैं और फिर शौक था तो देखते भी रहते थे, मतलब वाकई हम देखते हैं कि इंडियन टीम ने बड़ा अपनी खिलाड़ियों में बड़ा काम किया। जबकि अगर रिकॉर्ड से देखा जाए तो स्टिल अभी तक पाकिस्तान के रिकॉर्ड बेहतर है उनसे, बेहतर है, यानी इतना हराया इंडिया वालों को टेस्ट वनडे के अंदर कि अभी तक इतनी हार के बावजूद भी अभी भी आगे हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि तेंदुलकर थे जो कि विनिंग हमेशा है ना बैट्समैन के तौर पे है ना, जो खड़े हो जाते थे तो मैच जितवा देते थे। उनके बाद विराट कोहली ने उनकी जगह ले ली, विराट कोहली गए तो वो रोहित शर्मा गए तो है ना, फिर अभी अभिषेक और है ना शुभमन गिल आ गए। तो मतलब एक ऐसा लगता है एक सिस्टम है उनके पास जो कि टैलेंट को सही अंदाज में हंड करता है। हमारे पास 30 करोड़ की आबादी है, क्या हमारे पास बाकी टैलेंट खत्म हो गया है इकबाल साहब? नहीं, टैलेंट है अतर, मसला ये कि सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं। आप हसन नवाज को देख ले, हसन नवाज लैया का दूसरा क्रिकेटर है जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, ग्रीन कैप से जाए। एक फास्ट बॉलर हुआ करते, इंतकाल हो गया, मुनीर मलिक। लैया तो सदर्न पंजाब में आता है, इसको मौके नहीं मिलते थे, ये आ गया इस्लामाबाद, वहां क्रिकेट खेला। तो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। सिस्टम इस तरह से नहीं है कि आप अगर एकेडमीज बनाते हैं, उन एकेडमीज में जो यंग टैलेंटेड, जैसे अब मैं अभिषेक शर्मा की बात कर रहा था कि उसमें टैलेंट नजर आया और युवराज सिंह ने उस पर काम किया। हमारे यहाँ एकेडमीज हैं, वहां पर भी सिफारिशी खिलाड़ी आ जाते हैं कि जिसका बेटा वो आ गया। अब पाकिस्तान के कई टेस्ट क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनके बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन कौन है? मिसबाउल हक का बेटा पाकिस्तान अंडर 19 में फाहमुल हक चला गया। अच्छा। अब्दुल रज़ाक का बेटा क्रिकेट खेल रहा है, अजहर अली का बेटा क्रिकेट खेल रहा है। तो पाकिस्तान में तो इस तरह से है ना कि क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर, और फिर लाजिम बात है कि उसके अब्बा की भी तो जान पहचान होती है ना। अगर चाहे टैलेंट 18-20 भी होगा तो बाप की वजह से उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो पाकिस्तान का ये अलमिया है कि हम लोग जो स्टार क्रिकेटर्स हैं वो जाके काम नहीं करते। जैसे आप अगर वीडियो देखें कि युवराज सिंह ने इतना काम किया, इसको अमृतसर से ये गया चंडीगढ़, वहां अपने घर में ठहराया उन्होंने इसको, अभिषेक शर्मा को, और उसके बाद उन्होंने इसको सिखाया। युवराज भी लेफ्ट हैंडर था, ये भी लेफ्ट हैंडर है, शुभमन गिल को सिखाया। तो हम लोग क्यों नहीं सिखा सकते? हमारे पास भी तो इंजमामुल हक है, हमारे पास भी वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, देयर आर सो मेनी, यू नेम देम, और वो आपको नजर आएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये कि टैलेंट है, आप कहते हैं इतनी बड़ी आबादी में टैलेंट है, लेकिन सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं है, और जो हकदार है उसको हक नहीं मिलता। तो जिस दिन वो सिस्टम सही हो जाएगा, आपको फिर लगेगा कि फिर ये टीम वैसी ही है ना, जीतना शुरू कर देगी। बिल्कुल। 99 के वर्ल्ड कप की जो टीम थी, कितनी मजबूत टीम थी, उस जैसे स्टार्स आए नहीं। तो अब उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान टीम में, इस टीम में कौन सा स्टार था? बाबर आजम को आपने बाहर कर दिया है। आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान की जो 16-17 रुकनी टीम एशिया कप खेली, कौन सा स्टार था, सुपर स्टार? एक शाहीन शाह अफरीदी है, वो भी अभी बीच में स्ट्रगल कर रहा था फिटनेस की वजह से। और कौन सा स्टार है? हारिस रऊफ इनकंसिस्टेंट है, फखर जमान जख्मी रहता है, वो रन्स नहीं कर पाता। कौन सा मुझे सुपर स्टार आप बता दें। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, उस मैच की तरफ आते हैं फिर। ये बाबर और वो, मैंने रिजवान की भी आपसे बात करनी थी। सबसे पहले बताएं कि उस मैच के अंदर, जैसे कि श्रीलंका को हरा के फाइनल में पहुंच गए हम, और स्टार्ट अगर हम करें तो वो जो साहबजादा फरहान है उन्होंने बहुत जबरदस्त, और बुमराह जैसे बॉलर को उसने छक्के लगाए, जो कि आमतौर पे हमारे बड़े बैट्समैन जो हैं स्ट्रगलिंग करते हैं, उसको मारते हुए डरते हैं।
तो वहां उस बंदे ने दिखाया करके कि देखो अगर मेंटली तौर पे आपकी नर्व्स स्ट्रांग है तो आप कर सकते हैं, आप इतने इंडिया के प्रेशर में फाइनल में भी उस बंदे को छक्का लगा सकते हैं। सही। लेकिन जो बाकी जो 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 टीम है वो उस टैलेंट को उस तरह से नजर नहीं आ रहा था कि उनमें वो टैलेंट है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो एक बैट्समैन है उसकी हम तारीफ करें, जो कि स्टार्ट किया, बड़ा अच्छा स्कोर किया, नहीं 113 पे शायद एक खिलाड़ी आउट था, फिर उसके बाद 146 ऑल आउट हो गया। तो ये आपको लगता है कि इतना टीम हमारी वाकई ऐसी हो, जबकि कोई टारगेट भी नहीं था अपना बेग साहब के है ना, आपको ना 210 या 225 स्कोर है जो आपने हर आदमी ने उठाना है। मतलब इतनी तो कॉमन क्रिकेट है ना, हर इंसान को होती है कि भाई आप सिंगल डबल कर सकते हैं, ग्राउंड शॉट्स खेल सकते हैं, तो हर बंदा आगे छक्के के चक्कर में। तो अगर मैं आपसे बुनियादी पूछूं, क्या टर्निंग पॉइंट से जिसकी बुनियाद पे ये मैच हारा, यानी वो जो एक स्टंप उन्होंने छोड़ा है, हारिस ने, जो कीपर थे, उनको तो पाकिस्तान के कप्तान बनाने का ख्वाब दिखा दिया है पीसीबी ने। उन्हें पाकिस्तान शाहीन का कप्तान बना दिया था, उसके बाद से उनके दिमाग खराब हो गए कि आप देखें जरा, अगर आपकी नजर पड़े तो वो खुद ही फील्ड सेट करते हुए नजर आएंगे कप्तान के होते हुए। तो हम लोग खुद इस तरह से शय दे रहे हैं। हमने तो कप्तानी का म्यूजिकल चेयर गेम शुरू किया हुआ है। आप देखें, शाहीन आफरीदी को हटाया, बाबर आजम आ गए, बाबर आजम को हटाया, रिजवान आ गए, रिजवान को हटाया, सलमान अली आगा आ गए। अब इनको भी हटाया जाएगा क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जो थी बहुत ही पैथेटिक रही। तो खिलाड़ियों में एक तो मेंटली हमारे खिलाड़ी जो है ना इतने स्ट्रांग नहीं है, और दूसरी वजह ये है कि ये जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट होती है कि डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आप खेलते हैं लॉन्गर वर्जन, तो उसमें आपको आपकी स्किल्स, आपकी सलाहियतों में इजाफा होता है। ये जाते हैं लपाड़े मारे, 20 ओवर का मैच है, लपाड़े मारे और आउट हो गए। तो इस टीम में एक तो पोटेंशियल नहीं है इस बैटिंग लाइनअप में, दूसरे टीम का इंतखाब सही नहीं हुआ। 16-17 रुकनी टीम में आप 5 ओपनर्स लेकर जा रहे हैं। इस टीम में साहबजादा फरहान भी ओपनर, फ़खर जमान भी ओपनर, साइम अयूब भी ओपनर, मोहम्मद हारिस भी ओपनर, हसन नवाज भी ओपनर। 5 ओपनर्स आप इस टीम में सेलेक्ट करके जा रहे हैं, तो कौन है इसका जिम्मेदार? कोई इनसे पूछे ना कि कॉम्बिनेशन तो आप सही बनाए ना। तो और फिर बाबर रिजवान को इन्होंने बाहर कर दिया। ये कहते हैं उसका स्ट्राइक रेट उनका कम है, तो आपके कप्तान का स्ट्राइक रेट कितना है? सलमान अली आगा लास्ट ईयर नवंबर में उसने अपने कैरियर का पहला T20 खेला और उसके बाद वो कप्तान बन गया। आप हैरत की बात नहीं है कि ना उसने लाहौर की कप्तानी की, ना कुछ की, डायरेक्ट आपने कप्तान बना दिया, नतीजा आपके सामने। और वो तो मेरे ख्याल में इस फॉर्मेट के ही नहीं लग रहे, मतलब T20 फॉर्मेट के कहीं से भी वो लग ही नहीं रहे। मतलब जो थोड़ी बहुत हम भी क्रिकेट को समझते हैं, साल हमने भी छोटी मोटी क्रिकेट खेली, लेकिन मतलब हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि यार ये कहीं से भी कैप्टेंसी के हवाले से तो वो अगर आप दें तो शाहीन को आप बोल सकते हैं, अगर आप दूसरा किसी और नाम को ले सकते हैं, लेकिन ये तो कहीं से भी अहल ही नहीं लग रहे थे उस तरह से। ये इस मुल्क का अलमिया है ना कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है, बस इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ। और फिर वही मुझे गाना हमेशा वो आता है, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, आंसू बहा के, वही फिर गाना हमें आता है याद, और फिर हम है ना वाकई डिप्रेशन में जाते हैं और इस तरह की एक्टिविटी करके फिर सो जाते हैं कि यार चलो फिर कभी कोई दिन तो आएगा जिसके अंदर है। तो वो जो कैच था, स्टंप था, वो भी छोड़ा एक, और एक कैच रन आउट था, वो उसका था मेरे ख्याल में, जो तिलक का था, तिलक वर्मा का, और वही टर्निंग पॉइंट था। अगर वो कैच ले लेते, वो एक्टिव, इतना ओवर एक्टिव हो जाता है आपका विकेट कीपर, ओवर एक्टिव हो जाता है। उनको चढ़ा दिया कि ये कंप्यूटर है। अब उन्होंने ना, रमीज राजा साहब ने 2020 में जब ये इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। अच्छा, उसने परफॉर्मेंस देने के बाद जेब में एक पर्ची रखी हुई थी, अगर आप वीडियो निकाल देखे तो उसने निकाल के दिखाया हारिस ने कि भाई देखे मैं अभी यहाँ इतने रन्स करके आया। ये सब चीजें दिखाने की नहीं होती, आप अपने बल्ले से आप बताते हैं लोगों को। बिल्कुल तो सही वो उसका दिमाग खराब कर दिया है। मैं तो समझता हूँ हसीबुल्ला एक बड़ा जबरदस्त विकेट कीपर है, बलोचिस्तान का, रन्स भी स्कोर कर रहा है। उसके साथ ज्यादती हुई, वो 2023 के शुरू में, बल्कि 24 के शुरू में वो गया था न्यूजीलैंड के दौरे पर, जब शाहीन आफरीदी कप्तान थे। तो उस बेचारे को कभी एक खिलाया नहीं खिलाया, अब वो चला गया। मुझे पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स आप देखें दिल बर्दाश्त होकर पाकिस्तान से जा रहे हैं। समी असलम की एग्जाम्पल हमारे सामने, वो इतना अच्छा प्लेयर था और उसने छोड़ के चला गया, टेस्ट क्रिकेटर, उसने इतने रन्स किए, अब वो अमेरिका की तरफ से खेलने के लिए क्वालिफाई कर गया। और भी लोग, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। हमाद आजम 2010 के T20 वर्ल्ड कप में था, वो भी वहां चला गया। कराची का रमीज राजा जूनियर, वो भी चला गया। पाकिस्तान से वनडे खेलने वाला पिंडी का फास्ट बॉलर नजफ शाह, वो भी वहां से चला गया। आप कहेंगे मुझे सब कुछ याद है। नहीं वाकई इसमें कोई शक ही नहीं। एक तो वो जो साउथ अफ्रीका के भी एक बड़े मशहूर इमरान ताहिर, वो कहते हैं कि मुझे टीम के अंदर ही जगह नहीं मिली। वो पाकिस्तान अंडर 19 से खेला इमरान ताहिर। उसने बड़ी स्ट्रगल की, फिर उसके बाद वो इंग्लैंड चला गया।
कि हाँ, शायद मौका लग जाए। हाँ। इंग्लैंड में नहीं उसको चांस मिला, फिर वो साउथ अफ्रीका चला गया और फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने क्या जबरदस्त बॉलिंग की है। वाह! बहुत अच्छा टैलेंट था जिसको आपने है ना जगह ही नहीं दी है। एक तो और कहीं था हमारे पास, सिकंदर रजा, हम्म, जिम्बाब्वे वाला। अच्छा, वो सियालकोट से उसका ताल्लुक था। हाँ, उसने उसने देखा यहाँ के मौके नहीं है, उसने जीडी पायलट का एग्जाम दिया, उसकी आई साइट थोड़ी वीक थी जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गया। तो ओके, उसे क्रिकेट का शौक था, उसने देखा यहाँ नहीं है, वो इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में मौके नहीं मिले, जिम्बाब्वे चला गया, वो जिम्बाब्वे की T20 टीम का कप्तान बन गया। आप ओह! देखें। क्या बात! अच्छा, ये जो बुनियादी बाबर और रिज़वान का फटा क्या था? मतलब वाक़ई अगर इस नातजुर्बेकार टीम से हम उनका कंपैरिज़न करें तो कोई भी उनके लेवल का नज़र ही नहीं आता प्लेयर। तो क्या बुनियादी फटा क्या था देखें, इकबाल बेग साहब? बुनियादी वजह ये थी कि ये लोग ये समझ रहे थे कि बाबर आजम ने अपनी एक लॉबी बना ली है, अपने जो करीबी दोस्तों को, जो क्रिकेटर्स थे, हाँ, उसके साथ वो अपना काम कर रहे हैं और किसी की सुनता नहीं। जब वो अच्छा, कप्तान बन गया, क्योंकि वो सुपरस्टार बन गया, 2015 में उसने अपना डेब्यू किया, 10 साल हो गए। हुँ, तो उसने अपने इर्द गिर्द, वो एक आपने नाम नहीं सुना होगा, रोटी गैंग, एक वो नाम लेता है हसन हुँ, अली। हुँ, तो हुँ, उसने एक ग्रुप बना लिया था जिसमें हसन अली थे, शादाब खान थे, बाबर आजम थे, बेशुमार क्रिकेटर जो थे, फहीम अशरफ थे इनके साथ। हुँ, तो वो उस ग्रुप को तोड़ने के लिए फिर दूसरे, वो इतना मुंह जोर घोड़ा बन गया था कि इनके काबू नहीं आ रहा था बाबर अच्छा। आजम। और जो दूसरे हैं रिज़वान? रिजवान, वो अपनी कप्तानी के चक्कर में, वो भी अपनी कप्तानी के चक्कर में, और वो भी मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि मजहबी तौर पर इतने ज्यादा वो हो गए कि उन्होंने कह दिया कि मैं खातून को इंटरव्यू नहीं दूंगा अच्छा, पोस्ट मैच। तो एक दफा आ गई खातून, तो नजरें नीची करके जवाब दे रहे थे। अभी उन्होंने दिया वहां पर, कहीं एक जगह मैंने देखा कि अब देना पड़ा, मजबूरी है। हुँ, लेकिन इस तरह की चीजें आप करें, अपने अपना फेल आपका जाती है, लेकिन आप क्रिकेट अगर खेल रहे हैं तो यूल हैव टू फेस ईच एंड एवरीथिंग, आपको हर चीज का सामना करना पड़ेगा। हुँ। अच्छा, आपकी अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह आपने इतनी क्रिकेट इवेंट्स को कवर किया और इतने सारे मैचेस को, वर्ल्ड कप को, टी20s को, सबको। कहीं आपको ये जो इस दफ़ा इंडिया की तरफ से बहुत ओछा, बहुत लो लेवल पे चीज़ें नज़र आईं, मतलब हैंडशेक नहीं कर रहे, ट्रॉफी अगर हम जीत गए तो नहीं लेंगे मोहसिन नकवी साहब के साथ। तो मतलब ये कभी होते हुए देखा है वैसे आपने अपने इतने बड़े करियर के अंदर इतनी सारी चीज़ों को आप कवर करते आए हैं? आज तक नहीं देखा था मैंने, क्योंकि मैंने चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ कवर की अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये पहला मौका था, और मेरे ख्याल में भारत को इस बात का गम है कि जो हमने उनके राफेल तैयारे गिराए थे और जो उनको शिकस्त हुई, जिस तरह से फ्रांस वालों ने खुद एडमिट किया, हुँ, और जिस तरह से ट्रम्प बीच में आए, वो उनको इस बात का गम जो है वो सारी ज़िंदगी खाता रहेगा। हुँ, और इस गम और इस दुख की वजह से वो पाकिस्तान को इंतहाई नापसंदीदगी की निगाह से पहले भी देखते थे, लेकिन अब ज्यादा नापसंदीदगी की निगाह से देखने लगे, और ये सारा गेम प्लान किया था नरेंद्र मोदी ने। अब आप अंदाजा लगाएं, इस भारतीय क्रिकेट टीम का जो हेड कोच है गौतम गंभीर, वो हुँ। भारतीय जनता पार्टी से मेंबर पार्लियामेंट रह चुका है, फिर जी, जी, छोड़कर अब बिल्कुल, वो इधर आ गया है। बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं, जो जिस बहुत तरह से, फ़ैनेटिक है वो तो बिल्कुल जी, सामने। जिस तरह से इनको पीछे से इंस्ट्रक्शंस मिली ना कि आपने ट्रॉफी नहीं लेनी, बच्चों वाली वही हो गया ना कि जो बच्चे खेल रहे कि नहीं यार, हम तो, तुम बेईमानी कर रहे हो, हम अपने सामान लेके भाग जाएंगे। तो इनका एटीट्यूड समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इशारों पे भी बड़ी बातें हुई इस दफ़ा, वो जब 50 बनाई उसने साहबज़ादा फरहान ने, तो उसने बल्ला ऐसे करके और बिल्कुल जैसे कि गन की तरह फायर करते हुए उसने एक्शन, उस पे बड़ी ले, लोगों ने है ना शोर मचाया, इंडियन मीडिया ने बहुत शोर मचाया, और इसी तरीके से वो जो हारिस हारिस रऊफ, रऊफ ने ऐसे करके राफेल गिराते का स्टाइल मारा। लेकिन कुछ और हमने क्लिप्स देखे अपना बेग साहब के, उसमें बहुत सारे इनके भी ये थे हाँ, जो इन लोगों ने भी निकाला उस अर्शदीप सिंह का भी था उसमें, हाँ, और भी थे। लेकिन ये आप देखें मजे की बात, जब हियरिंग हुई साहबजादा फरहान पे कोई फाइन नहीं हुआ। जब अच्छा। हियरिंग हुई, मैच रेफरी ने बुलाया कि तुमने क्या किया, हुँ, हुँ। तो उसने इतना जबरदस्त जवाब दिया कि वो लाजवाब हो गया। उसने कहा मैं पठान हूँ, चार सद्दा से इसका ताल्लुक है, और अच्छा, हमारे यहाँ अच्छा। पठानों में कल्चर है कि जब कोई खुशी आती तो जश्न मनाते हैं बंदूक चलाकर। तो वो मैं मैदान में वो क्या करेगा रेफरी, हाँ, क्योंकि वो फैक्ट है। हाँ, अब हारिस रऊफ उससे रेफरी से पूछ रहा है, रेफरी ने उससे कहा कि ये जो आपने क्या किया, उसने मैंने क्या किया है, हाँ। कहने लगा मैंने कहीं कहा है कि राफेल तैयारे या जहाज गिरे, ये तो मेरा था कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो वो बहुत ही मतलब एक अजीब व गरीब सूरत हाल थी। उन्होंने 30% इस पे फाइन किया हारिस रऊफ पे। अच्छा किया? हाँ, 30% सूर्या कुमार यादव पे किया, जिसने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में
आके अपना मुद्दा बयान किया, अपने फौजियों के बारे में कहा और उसने बड़ी मतलब बातें की, सियासी बातें की। क्रिकेट का खेल सियासत का अखाड़ा तो नहीं है ना, मतलब पॉलिटिक्स को से अलग दूर करें, रखना दूर चाहिए, रखें। सही बात है। हाँ, और फिर बाकी मैचेस तो कबड्डी के मैचेस के लिए टीम आती सब है जगह और टेनिस दूसरे लिए खेलते हैं आती है हम। ब्लाइंड क्रिकेट के इंडियन टीम आती है, तो मतलब इसमें क्या खास लेकिन बात है? लेकिन अतर मोदी सरकार जब से 2014 से नरेंद्र मोदी भारत में आया हम्म, हुकूमत में, तो उसके बाद से उसने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली। वो क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है अपनी हम्म, पब्लिक के जज्बात उभारने के लिए, क्योंकि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जो है वो इंतहा पसंद जमात है, मुसलमानों के भी खिलाफ है, दीगर अकलियतों के भी वो खिलाफ है। हम्म, तो उसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है क्रिकेट को कि पाकिस्तानी, एक तो मीडिया वाले ने कह दिया कि वो दहशत गर्द है फरहान, जो साहबजादा फरहान जो गन चला रहा था। मतलब वो उनकी सोच को देखें, उनकी सोच क्या है, मैं हैरान होता हूँ। हाँ, अब शिकस्त को शिकस्त तस्लीम करें कि जैसे हम्म, जंग में अगर उन्हें शिकस्त हो गई, उसको खेल के मैदान में ना लाएं आप। हम्म, आप खेल का मैदान है, दो टीमें उतरेंगी, एक जीतेगी एक हारेगी, लेकिन हम्म। आप उनकी सोच को तो दाद इसका मतलब देना वो अपनी शिकस्त भुला नहीं पा रहे हैं। नहीं पा रहे। उनको जख्म जो लगा है, उस हाँ, जख्म को नहीं भुला बड़ा पा रहे। गहरा जख्म लगा बिल्कुल, दिया है बहुत इसमें तो। ऐसा जख्म लगा है कि इंशाल्लाह उनको हमेशा याद रहेगा। अच्छा, अगर हम ये सोच लें, एज्यूम कर लें कि मिर्जा इकबाल बेग साहब पीसीबी के वो बन जाते हैं। अल्लाह ना करे। नहीं नहीं, अगर हम्म। सपोज फॉर उसके लिए आप बता दें, तो क्या बुनियादी तौर पे क्या क्या आप स्टेप्स लेंगे जिसकी वजह से क्रिकेट के अंदर बेहतरी हो? मतलब बुनियादी आपका फिर देखें, क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग आए हैं, क्या वो मेरिट पे पूरे उतरते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है, उसके पास होटल का डिप्लोमा है। आप अंदाजा लगाएं, होटल का डिप्लोमा लेने के बाद वो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट, इस इंटरनेशनल क्रिकेट इसलिए बन गया कि उसकी सियासी लाइन है, उसको निकाल भी नहीं सकते। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब आए, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ जो क्रिकेट होती है हर साल, खिलवाड़ हो रहा होता है कि 2 टीमें निकल जाएंगी, 8 टीमें आएंगी, 18 टीमें आएंगी, फलाना होगा डिमांड। आप पहले अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, जो भारत में आप देखें, भारत से एग्जाम्पल लें, रणजी ट्रॉफी होती है, दुलीप ट्रॉफी होती है, बेशुमार टूर्नामेंट, आईपीएल होता है, वो वहां नीचे से लड़का, बेस उसकी मजबूत होती है, वो नीचे से ऊपर आता है। यहाँ पर भी तो होती है, पीएसएल होती है, आपकी कायद पीएसएल आजम से ट्रॉफी होती है। कायजम ट्रॉफी आप जाके कभी हाल देखें क्या होता है कायजम ट्रॉफी में। एक मैच पिछली दफा एक दिन और एक सेशन में खत्म हो गया, जिसमें टेस्ट क्रिकेटर्स खेल रहे थे, शान मसूद, सऊद शकील, खुर्रम मंजूर, और केआरएल पे मैच हो रहा था रावलपिंडी में। पिच पे इतनी कीचड़ थी कि गेंद पिच पे पड़ के कीचड़ जो है प्लेयर के मुंह पे आई, तो मैच को रोक दिया गया, और वो मैच एक दिन और एक सेशन में खत्म हो गया। तो हम पहले तो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करें। पैसा बहुत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, आईसीसी पैसे देता है। आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को सही करें, टीम का इंतखाब मेरिट पर करें। अब कराची की टीम मुंतखब करने के लिए सिलेक्टर्स लाहौर से आ रहे हैं, उसको क्या पता कराची के लड़के का। तो आप मतलब एक ऐसा सिस्टम लेकर आए, मैं तो ये चाहूंगा कि प्रॉपर सिस्टम हो, उस सिस्टम के तहत प्लेयर्स आए। जो अच्छा लड़का है आप उसको, अब हमारी जो क्रिकेट एकेडमी है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में बनी है, बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए, वहाँ जबरदस्त 5 स्टार होटल का कुक उन्होंने रखा हुआ है, खाना पीना जबरदस्त होता है। पीसीबी के ऑफिशियल, क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता एसोसिएशंस के ओहदेदारान वहाँ खाना वाना खाते हैं मजे से। तो उसका क्या फायदा अगर आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते, तो क्या फायदा आपका? इसका मतलब बेग साहब, अगर कोई आज अच्छा बच्चा है, क्रिकेट अच्छी खेल रहा है, तो वो अगर टीम में आना चाहे तो उसको किस किस मराहिल से गुजर के आना पड़ेगा नेशनल टीम के अंदर? क्या उसको पहले यहाँ पर अंडर 19 में खेलना जी है, जी जी। या फिर है ना पीएसएल पे दिखाना है, तो तब जो है आपके बोर्ड के लोग हैं उनको नजर में रखेंगे कि यार ये बड़ा अच्छा टैलेंट है? मतलब क्राइटेरिया क्या है उस बच्चे को टीम में खिलाने? देखिए, बच्चा जो है अगर शुरू करता है, अंडर 15 होती है, अंडर 16 होती है, पहले वो पहली सीढ़ी वो है, फिर उसके बाद अंडर 19 होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर टैलेंटेड लड़का है तो क्या उसको सेलेक्ट किया जा सकता है या नहीं, ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है ना। अपने मंजूर नजर लोगों को ले आते हैं। अब साइम अयूब था, उसमें टैलेंट था, अंडर 15 में आया, अंडर 16, अंडर 19, मनाजिल तय करता हुआ वो आगे की तरफ गया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। पीएसएल में भी टीमें जो सेलेक्ट करती हैं लड़कों को लेती हैं, फ्रेंचाइज ओनर की मर्जी होती है, क्योंकि उसने पैसे लगाए होते हैं, तो वो अपनी मर्जी से लड़के लेगा। उसमें पीसीबी एक लिस्ट दे देती है, उसमें अमल दखल नहीं है। तो अगर आप लड़के को सही तरीके से ग्रूम करना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप होगा ना, सीढ़ी जीना बजीना जाएगा ना। तो यहाँ पर नहीं है ऐसा सिस्टम, पर्चियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसका मतलब ये कि फिर तो हम इसी तरह की शिकस्तें और इसी तरह की हार देखते रहेंगे अगर यही सिस्टम चलता रहेगा इकबाल साहब?
मायूसी कुफ्र है, लेकिन हम वाकई में आपकी इस बात से मैं किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि अगर यही सिस्टम चलता रहा तो फिर हम यही देखते रहेंगे। क्योंकि फिर इसका मतलब ये जो जितने बड़े-बड़े स्टार्स चाहे पाकिस्तान के अंदर, चाहे जो कराची में भी हम देखते हैं, जावेद मियांदाद रहे, राशिद लतीफ़ साहब हैं और अब मोइन खान सरफराज है, अहमद हैं। सरफराज, तो मतलब इनकी तरफ से कोई रोल, जैसे कि आपने अभी बताया कि युवराज ने किस तरह से बच्चे हमारे यहाँ नए प्राइवेट ट्रेन। एकेडमी बनी हुई है जिसमें आप पैसे देकर अपने बच्चे को, और लोग ले जाते हैं जो अहले सरवत अफराद हैं, वो अपने बच्चे को ले जाते जो हैं। मोइन खान ने बनाई हुई है जो, हाँ, उन्होंने। जो समझते हैं कि बच्चे को मशीन में डालेंगे और क्रिकेटर बन के निकल आएगा, महंगे महंगे बल्ले, महंगा महंगा इक्विपमेंट खरीदते हैं, बच्चे में टैलेंट हो ना हो हाँ। ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, क्रिकेटर निकलेगा तर गलियों से, सड़कों से। जावेद मियांदाद कहाँ से आए, आप अंदाजा रहे। सरफराज अहमद कहाँ से आए, मोइन खान कहाँ से आए। मोइन खान तो वहाँ ब्लॉक जो है वो नॉर्थ नाजिबाद में रहते थे, ब्लॉक सी में, वो ग्राउंड जहाँ असगर अली शाह स्टेडियम में। जी, जी, तो बिल्कुल। वो कहाँ से आए। राशिद लतीफ मलीर में मॉडल कॉलोनी में रहते थे, कहाँ से। ये सब नीचे से आए और मेहनत करके आए। तो अब हमारे यहाँ ये ट्रेंड चल निकला है कि एकेडमीज बन गई हैं, 10-15 हज़ार रुपए एकेडमी की एडमिशन फी, मंथली पैसे अलग, और इक्विपमेंट आप बाहर से नहीं खरीदेंगे। बल्ला जो बाहर अगर 15-20 हज़ार का है तो उनके पास 40 हज़ार का, आप वहीं से खरीदेंगे। अच्छा, मोनोपोली है हाँ, अपनी। तो वो फिर कैसे बच्चा आएगा। बच्चे को बस छोड़ा है आपने, छोड़ा है 3 घंटे बाद आ गया। कोचिस कौन है ये भी देखें आप, कि वो जो आम लड़के वो कोचिंग कर रहे हैं। इसका मतलब इकबाल बेग साहब ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। सब कुछ हैं? क्या क्या आपको बताऊं मैं। हाय 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 हाय। अच्छा इकबाल बेग साहब, ये बताएं हमें कि आप इस सारे फील्ड की तरफ कैसे आपका आना हुआ, मतलब ये कुछ मैं आपके हवाले से जानना चाहूंगा। हासाती तौर पे आ गए या फिर नहीं, बस? देखिए, मैं पढ़ाई में बहुत तेज था। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमएससी किया, पहले बीएससी ऑनर्स किया, फिर एमएससी किया। मैथ्स स्टैट्स मेरे सब्जेक्ट थे। अच्छा। मुझे शौक था क्रिकेट का। मेरे घर के पास एक ग्राउंड था, कायदे आजम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का। तो इतवार के दिन मैं सुबह निकल जाता था मैच देखने के लिए। तो वहाँ मैच देखता था। अच्छा, एक दरवाज़ा था घर का आने जाने का। तो हमारे वालिद सख्त थे, तो मैं डर के मारे आता नहीं था लंच में। भूखा प्यासा वहाँ बैठा रहता था कि लंच के बाद जब मैच खत्म होता था मैं आता था। और वालदा के साथ मैंने अंडरस्टैंडिंग की हुई थी कि उन्हें पता है इतने बजे आएगा, खामोशी से खोल देती थी और मैं किचन में चला जाता था। उधर मुझे देखता रहता था मैच। तो फिर एक दिन एक साहब ने कहा, यार तुम मैच देख रहे हो, जरा स्कोरिंग कर दो। तो मैंने स्कोरिंग उनको कर दी। ये कौन से ईयर की बात है? ये आप 80s की बात कर रहे हो। ओके, अर्ली 80s। हाँ, अर्ली 80s। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा, फिर जब वहाँ मैचेस होते थे 14 अगस्त या 6 सितंबर को, एग्जीबिशन क्रिकेट मैचेस 2 क्लब्स के दरमियान, तो उन्होंने कहा, यार कमेंट्री करोगे? मैंने कहा हाँ। अब मुझे शौक तो था कमेंट्री का, तो मैंने लाउड स्पीकर पे कमेंट्री शुरू कर दी। जब मैंने वहाँ कमेंट्री की तो लोगों को बड़ी पसंद आई। तो तौसीफ अहमद जो टेस्ट क्रिकेटर थे वो मेरे दोस्त थे। उन्होंने कहा, यार तू इतनी अच्छी कमेंट्री करता है, तेरी कोई सिफारिश नहीं? मैंने कहा कोई सिफारिश नहीं। उन्होंने कहा, यार ऐसा कर, उन्होंने नई नई एफएक्स ली हुई थी। तो कहते हैं, यार मैं तुझे लेके रेडियो पाकिस्तान चलता हूँ। मैंने कहा चलें। वो रेडियो पाकिस्तान मुझे लेकर गए। और उस वक्त तो प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, तो वो नकी साहब थे, मोहम्मद नकी मरूम। तो तौसीफ को वो जानते थे। तौसीफ ने कहा, ये बड़ा टैलेंटेड लड़का है, इसको। तो उन्होंने कहा, यार देखो, कमेंट्री तो नहीं दे सकता, तुम खबरें वबरें बना सकते हो? मैंने कहा मैंने मास्टर्स किया हुआ इंग्लिश। कहने लगे, अच्छा तुम खबरें बनाओ और अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कराओ। तो उन्होंने मुझे, वो उस वक्त बीबीसी टेप करते थे, टेप रिकॉर्डर पे बीबीसी का स्पोर्ट्स राउंड अप। इतने जैसे अभी इंटरनेट है, हर चीज़ आपको अवेलेबल है, वो नहीं थी। तो उन्होंने मुझे ना एक बंदे के हवाले किया, यार से बनाओ। तो उसने मुझे पहली खबर मोटर रेसिंग की दे दी, जो मेरा शोबा नहीं था। कि अब मैंने मजबूरन बनाई क्योंकि तौसीफ लेकर गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्रिकेट की खबरें बनाना शुरू की। शौक था? हाँ, शौक था। जो तीनों बच्चे जो है माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर हैं, या उनका भी कुछ इससे? नहीं, मेरे दोनों जो बेटा और बेटी बड़े हैं, उन्होंने भी मीडिया को चूज किया। अच्छा अच्छा। मेरी बेटी ने मीडिया साइंसेज में मास्टर्स किया है कैंट यूनिवर्सिटी से, माशाल्लाह। तो उसने यहाँ से ज़ैबिस से गोल्ड मेडल लिया मीडिया में। तो वो कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप पे गई, एक पैसा नहीं लगा। जबरदस्त। और मेरे बेटे ने भी ज़ैबिस से बैचलर करके उसने बोर्नमथ यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से साउंड डिजाइन में मास्टर किया। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। वो माशाल्लाह से इंग्लैंड में नेटफ्लिक्स, बीबीसी, ITV उनके लिए एज अ साउंड डिजाइनर, असिस्टेंट साउंड, क्योंकि अभी यंग है तो वो काम कर रहा है। जबरदस्त। तो माशाल्लाह ये दोनों मीडिया की तरफ चले गए। और यानी जैसा आप खुद टैलेंटेड हैं, आपके बच्चों में भी वही टैलेंट माशाल्लाह ट्रांसफर हुआ और वर्ल्ड वाइड माशाल्लाह वो आगे एक्सेल मेरी किया। बेटी का भी आया। मेरी बेटी ने ना एक आर्टिकल लिखा, वो जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से बहुत सारे लोगों ने लिखे आर्टिकल, उसने और एक लड़का उसके साथ फैसल हसनैन, उन्होंने मिलके एक आर्टिकल लिखा, उसको फर्स्ट प्राइज मिला है। वो आर्टिकल क्या था कि जब हीट वेव्स आती हैं
तो प्रेग्नेंट विमेन पे क्या असर पड़ता है। पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज्यादा है, उसने बाकायदा रिसर्च की, लियारी जाके, इंटीरियर सिंध जाके, और उस आर्टिकल को पहला इनाम मिला। माशाल्लाह, जबरदस्त। यानी एनवायरमेंटल जो वो इस वक्त सारा, है ना, हाँ, जो और इस वही वक्त है ना, आर्टिकल फिर एक जंग में किसी साहब ने उसको देखा, उर्दू में करके वो कर दी कहानी। वाह, लेकिन माशाल्लाह। माशाल्लाह से हमारी दुआएं बहुत सबकी है, शुक्रिया हमारे आपका। ऑडियंस की, जैसे आप, अल्लाह ताला ने आपको खुदादाद सलाहियत दी है, आपके अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों में भी वो चीज़ है, वो भी ऐसे ही आगे बढ़ें और पाकिस्तान का और आपका नाम रोशन करें। मैं एक और आपको कता कलामी होती है, जी जी। मुझे शौक था ना कमेंट्री का, तो मैं लाउड स्पीकर्स पे करता था। तो मुझे किसी ने कहा कि यार वहां पर तुम जाओ, बख्तियारी यूथ सेंटर ग्राउंड है नॉर्थ नाज़रबाद में, वो कटी पहाड़ी के पास जो है ना, वो हुसैन डिसिल्वा टाउन के जी जी, पास, बिल्कुल। वहां जाओ। वहां फाइनल होता है नाज़िमाबाद सुपर कप का, हाँ और उसमें तकरीबन 10-12 हजार इर्द गिर्द की आबादी से लोग आते थे, काफी स्टार्स खेलते थे। हाँ। उसने कहा वहां जाके कमेंट्री करो, तुम लोगों की नजरों में आओगे। मेरी सिफारिश तो थी नहीं, अल्लाह की सिफारिश। अच्छा, अब मैं चला गया वहां। अब मैं जहाँ कमेंट्री हो रही थी वहां खड़ा हो गया, तो एक आदमी आया, उस वक्त तो कोई नहीं जानता था, कहने लगा क्यों खड़े हो? मैंने कहा यार मैं 18 किलोमीटर से 4 बसें बदल कर आया हूँ, और मुझे ना आप 2 ओवर कमेंट्री कराने, अगर मैंने अच्छी की तो ठीक है, वरना आप मुझे हटा दीजिएगा। तो उसको तरस आ गया, उसने अपना, उसका दोस्त, उसने कहा यार इस लड़के को चेक कर। तो मुझे दिए उसने, मैंने 2 ओवर किए, मुड़ के देखा उसकी तरफ, मैं अच्छी करा, उसने कहा करते रहो। जब 6 ओवर हो गए तो उस टूर्नामेंट का डायरेक्टर आ गया, कहता है किसको बिठा दिया? उसने कहा सर इतनी अच्छी कर रहा है। उसने कहा हटो, वो अपने पंटर को लेकर आया, तो उसने मुझसे माइक छीना और उसने कहा चले जाओ, नजर नहीं आना, और उसने अपने पंटर को माइक दे दिया। रियली? हाँ, आप यकीन करें, मैं 4 बसें बदल कर आया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही है, मैं उन लोगों के लिए मोटिवेशन, लोगों के लिए मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैं कमेंट्री करता रहा। अल्लाह ताला का करम ऐसा हुआ, 1990 में मुझे पीटीवी होता था, पीटीवी पे अंडर 19 का फाइनल था। मैं रेडियो से प्रोग्राम तो करता था, अंडर 19 के फाइनल में मुझे कमेंट्री मिली, और मेरे साथ कौन थे? सिकंदर बख्त और हारून रशीद। तो मैं सुबह सुबह एक्साइटेड था, नेशनल स्टेडियम पहुंच गया। तो एक आदमी अपना रेज्यूमे लेकर स्टेडियम के उस कमेंट्री बॉक्स में दाखिल, मैंने सर उठा के देखा, वही आदमी था कि जिसने मुझसे माइक छीना था। वो तो भूल गया होगा। वो आया लेकर के, इकबाल भाई आपका भाई अंपायरिंग कर रहा है, सिकंदर और हारून से तो मेरी जरूरत नहीं, मैं उनसे कहूँ आप मेरा अच्छे अल्फाज में तस्करा कर दीजिएगा। मैंने उसको देखा, मैंने उसको बताया नहीं कि तुम वही आदमी हो जिसने मुझे भगाया, और अल्लाह ताला ने घुमा के तुम मेरे सामने दोबारा आके, और फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे इतनी कामयाबी दी, वो हाथ बांध कर मेरे सामने खड़ा रहता था। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, मेहनत का सिला रायगा नहीं जाता। और वक्त की बात है, देखें बस वक्त का भी कुछ। अच्छा इकबाल साहब, जो आपकी मिसेज हैं, हमारी भाभी जो हैं, वो भी क्रिकेट की नहीं, उनका चीजों को इंतकाल हो गया। अच्छा, उनका इंतकाल हो गया, ओह, so कैंसर sorry। की वो मरीजा थी। कब हुआ ये इंतकाल? 2020 में उनका। अच्छा, तो उनको भी वैसे ही क्रिकेट नहीं, वगैरह कोई पसंद? शौक नहीं था, किसी को नहीं था। कोई मेरे भी? बेटों को भी नहीं है। अगर किसी बड़े क्रिकेटर का फोन आता भी था, नंबर देख के अब्बा आप बात कर लें, मतलब अच्छा, होता है उनको लोग कोई वो नहीं एक्साइटेड था? हो जाते हैं, यार मैं बात कराता हूँ। हाँ। वो नहीं, उनको शौक नहीं है, इनका कुछ भी नहीं था। देखने की हद तक है बस, मेरी अच्छा, तरह नहीं एडिक्शन उनको। ठीक। इतने प्लेयर्स को करीब से देखा, मिले, सब कुछ हुआ, एज अ गुड, जिसे कहते हैं ना जेंटलमैन, अगर आप 3, वैसे तो बेशुमार होंगे, अगर उनका नाम लेना चाहें हाँ। हमारे ऑडियंस के सामने, जो कि वाकई बहुत ही नाइस हैं, मतलब जिसे कहना चाहिए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग है, तो कौन होंगे यार ऐसे 3 लोग जिनके अंदर आपने बड़ा एटीट्यूड देखा, बड़े थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए हर दिमाग टाइप के लोग नहीं, हैं? जो अच्छे लोगों की अगर हम बात करें, जावेद मियांदाद। अच्छा जितना बड़ा प्लेयर था उतना बड़ा इंसान है जावेद। अच्छा। उसमें कोई फूफा नहीं, कोई सरिया नहीं। हाँ और वो भी मेहनत करके आया ना वहाँ। जब इनके वालिद आए थे गुजरात से, तो लाइट हाउस के पास रहा करते थे जावेद भाई। अच्छा। और इनका पहला क्रिकेट क्लब था, अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा, उसका नाम था 1 लाख क्रिकेट क्लब। फिर वो लाखों में खेले अपनी मेहनत की वजह से। जो अप्रैल 1986 में उन्होंने शारजा में छक्का लगाया चेतन शर्मा को। तो बहैसियत इंसान जावेद मियांदाद जैसा मैंने बहुत कम लोगों को पाया, बड़े डाउन टू अर्थ, बड़े हम्बल। उनके अलावा राशिद लतीफ तो मेरे घर के पास रहता था। 92 में जब उसने अपना डेब्यू किया इंग्लैंड में, तो वो जब वापस आया तो मैंने उसका पहला इंटरव्यू रेडियो के लिए मैंने किया था। जब वो वापस आया तो विजडन नामी किताब जो है इंग्लैंड की बड़ी मशहूर, उस पर पूरी पाकिस्तानी टीम के साइन करा के लाया और लिखा टू मिर्जा इकबाल बेग, क्योंकि मैंने उसे पुराने वक्त में सपोर्ट किया था, व्हेन नोबडी न्यू हिम, जब कोई नहीं जानता था, मैंने उसे सपोर्ट किया। माशाल्लाह। और इसके अलावा यूनुस खान। यूनुस खान भी अपना पुराना वक्त नहीं भूला। स्टील टाउन से वो अपने कंधे पे बैग लगा के आता था, बताता था। मैंने उसका इंटरव्यू किया, कहने लगा इकबाल भाई बस वाला बैग अंदर नहीं घुसाने देता था, कहता था नहीं एक की जगह छिनेगी। तो कहता मैं छत पे आता था। अब देखें अल्लाह ताला ने, उसने 10,000 से ज्यादा रन बनाए। तो ये 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं माशाल्लाह। अच्छा, अब हम पॉडकास्ट को आप अपने इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ 2 ऐसे चीजें हैं, वो हम एक हमारा एक
प्रोग्राम का एक सेगमेंट है, तो उसमें पूछते हैं, हम आपकी राय लेना चाहेंगे। सपोज लाइफ जैकेट आपके पास हैं 2, टाइटैनिक का शिप है, 2 तो आप अपने सर्वाइवल के लिए रख लें, बाकी दूसरी लाइफ जैकेट अगर आपके पास होते हैं, इन 3 अफराद में से आप किसको देना पसंद करेंगे? मैं नाम मेंशन कर देता हूँ, हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी और साइम अय्यूबी। अब ये 3 डूब रहे हैं आपके सामने, और एक ही देनी है। लाइफ जैकेट एक ही देनी है, एक आपने पास रख ली, एक आपने इनको देनी है। अब इन 3 में से किसको आप शाहीन बचाना? आफरीदी। शाहीन आफरीदी को आप वो भी बड़ा डाउन टू अर्थ है। अच्छा अच्छा मेरा उससे इंटरेक्शन है, उस बेचारे ने बड़ी मेहनत करके आया है वो। अच्छा उसका भाई पाकिस्तान की जानिब से एक टेस्ट मैच खेला है, हाँ, रियाज आफरीदी, हाँ, और वो जब इंडियन क्रिकेट लीग होती थी आईसीएल, वहां चला गया, उसके पैसे डूब गए बेचारे के, उसका करियर खत्म हो गया, हाँ, लेकिन उसने अपने भाई पे बड़ी मेहनत की। माशाल्लाह। मतलब शाहिद खान आफरीदी के दामाद भी हैं। दामाद, लेकिन उसको बनाने में उसके भाई रियाज आफरीदी का अच्छा। लंडी कोतल इलाका गैर में हम्म, वो क्रिकेट खेलता था, उसका बाप अयाज खान उसको बड़ा सपोर्ट करता रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अगर हम आपसे पाकिस्तान, आपकी नजर में अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉप 3 बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर का नाम पूछें, कब से, 1952 से या अभी से? यानी आप अपनी जो आपकी अपनी क्रिकेट की अभी तक की जो जर्नी है उसके अंदर आपके सामने जो गुजरे हैं, टॉप 3 बैट्समैन, टॉप 3 बॉलर और टॉप 3 ऑलराउंडर, तो क्या नाम देंगे आप अभी तक के? देखिए, बैट्समैनों में जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद। अच्छा, जहीर अब्बास द ग्रेट एशियन ब्रेडमैन, 108 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां उन्होंने बनाई है, कोई नहीं बना सका। वाह, जहीर अब्बास हो गए, जावेद मियांदाद हो गए, और उनके अलावा बैट्समैनों में सईद अनवर। सईद अनवर को मैं आपको इंकशाफ करूं, मैं ट्यूशन पढ़ाता था, वो रियली? मॉडल कॉलोनी में रहता था, बड़ा ज़हीन स्टूडेंट था। उसने उसमें कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। तो वो उस वक्त फर्स्ट ईयर में था, तो 4 लड़के आते थे मेरे पास पढ़ने के लिए, तो मैं मैथ्स उनको पढ़ाता था, और सईद अनवर इतना ज़हीन था कि सबसे पहले क्वेश्चन करके देता था। तो ये 3 सईद अनवर। सईद भाई से मुलाकात हुई थी एक वही तकरीबी उसमें वहां पर, और वो माशाल्लाह आप तो बड़े दीनदार, और उसमें काफी वो चिल्ले की तरह हमें भी बोल रहे थे कि आप आए हैं और इसमें अपना वक्त लगाएं। तो बहरहाल जब भी उनसे 2 दफा मुलाकात हुई सईद भाई से, तो उसी नहीं, वो बहुत ज़हीन आदमी है, वो उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी बेटी ने उसके हाथों में उसकी डेथ हो गई, उसके बाद से ही हुए माशाल्लाह। सिलेक्शन से आप मुतमईन हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं। 5 मैंने शुरू में कहा ना, 5 ओपनर्स किस टीम में लिए जाते हैं एशिया कप के लिए, 5 ओपनर्स आप ले गए, आपका कॉम्बिनेशन वहीं से डिस्टर्ब हो गया। फिर कप्तान आपने एक ऐसे आदमी को बना दिया जिसकी 11 रुकनी टीम में जगह नहीं बनती। वो जो सिपा सालार होता है तो फ्रंट से लीड करता है ना, हमारा कप्तान डर रहा था, बॉलिंग ही नहीं कर रहा था। ठीक, अब ये जो हाल हो चुका है क्रिकेट टीम का, उसके बाद बिग साहब क्या ऐसे फौरी इक़दाम करने चाहिए जिसकी वजह से आने वाले T20 मैचेस में और वर्ल्ड कप में जो अब आने वाले मैचेस हैं उसके अंदर किसको कैप्टन बनाना चाहिए? आपकी अगर मैं राय लूं, आपके पास इतना वसी तजर्बा है, तो कौन लीड करना चाहिए और कौन सी बुनियादी फौरन अर्जेंटली इसके अंदर तब्दीली करनी चाहिए सारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर या फिर इनके खिलाड़ियों में, ताकि बेहतरी की तरफ हम जाएं? देखिए, इस वक्त मेरी नजर में कप्तानी का सबसे जो मजबूत तरीन उम्मीदवार है वो शाहीन शाह अफरीदी है। शाहीन शाह पिछले साल उसको कप्तान बनाया, सिर्फ 5 T20 के बाद, न्यूजीलैंड के दौरे के बाद उसको हटा दिया गया, उसको मौका नहीं मिला। वो लाहौर कलंदर्स को 2 दफा टाइटल जितवा चुका है, 1 दफा फाइनल में उसकी टीम को शिकस्त हुई है, और वो अच्छा कप्तान साबित होगा। एक तो कप्तान उसको बनाया जाए, और दूसरे टीम का इंतखाब मेरिट पर किया जाए। वो लड़के न लिए जाएं कि जो सिफारिश पे 1-2 इनिंग्स की बेसिस पर आ गए, क्योंकि इस टीम के बारे में ये कहा जाता है, क्योंकि माइक हैसन इस्लामाबाद यूनाइटेड का हेड कोच रहा है, तो टिल्ट इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ है। वो लड़के जो आइदर इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल चुके थे या खेल रहे हैं, वो पाकिस्तानी टीम में आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोच का भी फर्क पड़ता है? ये जो फॉरेनर कोचेस लेते हैं, जैसे इंडिया वाले अपने ही जो वहाँ के जो प्लेयर्स होते हैं हमने देखा उनको रखते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस हमारे यहाँ सियासत बहुत है, हमारे यहाँ सियासत बहुत है, जिसकी वजह से ये गैर मुल्की कोचेस पर जाते हैं। हालांकि हमारे पास भी ऐसे ब्रेन्स हैं, जहनी तौर पे मजबूत लोग जो कोचिंग कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। शुएब अख्तर बोलते हैं, मोहसिन हसन खान थे, वो बड़े जबरदस्त, उनकी टीम नंबर 1 हुई थी जब वो कोच थे पाकिस्तान। शुएब अख्तर तो बहुत जबरदस्त है, शुएब अख्तर फेयर आदमी है ना, ब्लंट है, वो डरता नहीं है, जिस तरह से वो बॉलिंग करता था वो डरता नहीं।
उसने मुझे अपना बताया था, मैं खुद भी था साउथहैम्पटन में चैंपियंस ट्रॉफी 2004 में। तो शोएब अख्तर की एक शॉर्ट पिच गेंद ब्रायन लारा के सर पे लगी थी, वो वीडियो आप देखिएगा। तो शोएब मुझे बताता है कि इकबाल भाई मैं भागता हुआ गया उसके पास, मैंने कहा आर यू अलाइव? तो कहता है वो तो मर रहा था और अब मैं उससे पूछ रहा हूँ। तो बाद में शाम को जब वो सही हो गया तो मुझे मिला, कहता है व्हाट डू यू थिंक, कि मैं मर गया हूँ? कहता है मैं जिंदा हूँ। वो बड़ा शोएब जॉली कैरेक्टर है। आपने 3 बैट्समैन का नाम तो बताया, बॉलर्स का बताता हूँ। बॉलर्स का बताया। बॉलर्स में देखें, नंबर 1 शोएब अख्तर, उसके अलावा अब्दुल कादिर मरहूम, अच्छा। उन्होंने बड़ी पाकिस्तान के लिए सर्विसेज की और इंसान भी बड़े जबरदस्त थे वो, कम उनकी जिंदगी थी। 2 हो गए, और उसके अलावा वसीम अकरम। आपने इमरान खान का नाम नहीं दिया। नहीं, ये बॉलर्स की बात करें, इमरान खान तो ऑलराउंडर्स के अच्छा, जुमरे में ऑलराउंडर्स आते में हैं। लेंगे, ऑलराउंडर में मैं इमरान खान का जिक्र करूंगा, लेकिन बॉलर्स में ये 3 थे, ठीक है। और वसीम अकरम का भी आपने नाम नहीं लिया। वसीम का लिया है ना। अच्छा, आपने वसीम वसीम अकरम, शोएब अख्तर और ठीक अब्दुल कादिर मरहूम। ठीक है। और अगर ऑलराउंडर में आए, ऑलराउंडर्स में आ जाए इमरान खान, उन जैसा ऑलराउंडर, क्योंकि दोनों वो शोबों में बैटिंग बॉलिंग वर्ल्ड कप में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, एक तो इमरान खान हो गए ऑलराउंडर्स में, और उसके अलावा शाहिद आफरीदी, वो भी बड़े अच्छे ऑलराउंडर्स थे। बेशक 300 से ज्यादा मैच खेले, स्टार वैल्यू उनकी है। और उसके अलावा आपके ऑलराउंडर्स में पिछले दौर के या मौजूदा दौर के ऑलराउंडर्स में से कौन ऐसा कोई इस काबिल नहीं है कि उसका नाम लिया? अब्दुल रज़ाक थे, ऑलराउंडर थे। अब्दुल रज़ाक ने भी, मोहम्मद हफीज भी थे, लेकिन वो बैटिंग पे ज्यादा तवज्जो देते थे, एज अ बॉलर इतने इफेक्टिव नहीं थे, उनका बॉलिंग एक्शन सस्पेक्ट हो गया। तीसरे पे आप अब्दुल रज़ाक को रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अक्टूबर 2010 में जो इनिंग्स खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, कोई सोच नहीं सकता था अबू धाबी में पाकिस्तान जीत गया था। तो अब्दुल रज़ाक को कैप्टन अगर मैं पूछूं, पाकिस्तान के 3 ऐसे कैप्टन जिसको आगे उनकी लेगेसी को कोई अगर आगे बढ़ा सके, उस इमरान खान टॉप पे, उनकी कप्तानी में अभी तक के जितने पाकिस्तान के कप्तान हैं उनमें इमरान खान टॉप पे। उसके बाद यूनुस खान की कप्तानी में 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीते। और उसके बाद सरफराज अहमद, जिसके साथ ज्यादती हुई, उसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई 18 जून 2017 को इंग्लैंड में, और फिर वो जब वर्ल्ड कप के बाद 2019 के उसको दूध में से मक्खी की तरह निकालते। तो इसमें सारी चीजों का जो कंक्लूजन बेग साहब मुझे समझ में आया, वो पॉलिटिक्स बहुत है, पॉलिटिक्स बहुत है, और उसी की वजह से जो ट्रू टैलेंट है वो सामने नहीं आ पाता, पीछे रह जाता। तो जब तक हम इस साइकिल से बाहर नहीं आएंगे, हमारी परफॉर्मेंस, हमारी टीम नहीं बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ जो चेयरमैन का तकर्रुर होता है वो पॉलिटिकल बेसिस पे होता है। ठीक, अब भारत में आप देखें इलेक्शन होते हैं, अभी नया उनका एक नया है मिथन मेनहस, उनका नया आया, वो कहाँ का है पता है आपको? जम्मू कश्मीर का है। और वो IPL खेला है, वो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब हुआ है 28 सितंबर को जो इलेक्शन हुए। तो वहाँ सिस्टम है, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ वही मैं कह रहा हूँ कि जिसकी लाइन है बस वो आगे है। ठीक, बस हम इसको अब वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं, और बस 2-1 सवाल करके इसको क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। आपका माशाल्लाह एक तो पैशन यही है कमेंट्री क्रिकेट, इसके अलावा जब कभी फारिग औकात होता है तो उसमें क्या आपकी वो रूटीन रहती है? कोई सिंगिंग वगैरह, गजलें सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, या फिर बस कभी कभार गजलें सुन लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि क्रिकेट की रिसर्च करता रहूँ। अच्छा, वो नेट पर देखता रहूँ, मालूमात में इजाफा होता है, क्योंकि मैं कोई चीज देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, तो फिर मेरे दिमाग में महफूज हो जाती है। अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मेरे मालिक का एहसान है। तो अभी भी स्टिल आप क्रिकेट से ही? हाँ, बस क्रिकेट और स्पोर्ट्स, दीगर स्पोर्ट्स भी मैं करता हूँ। मैं अपना शो जो एक्सप्रेस न्यूज पे करता हूँ, स्पोर्ट्स पेज विद मिर्जा इकबाल बेग, उसमें हॉकी, क्रिकेट, स्क्वाश, फुटबॉल, हर शो करता हूँ, लेकिन क्रिकेट इज माय मेन गेम जो है। ठीक, खाने पीने के शौकीन है? बहुत ज्यादा। अच्छा, कौन से देसी वेसी खाते हैं, या फिर ये जो देसी खाने, ये जो है ना बर्गर वगैरह, पिज्जा वगैरह? देसी खाने। और कराची के खानों की तो बात ही क्या है। कराची की निहारी जबरदस्त किस्म की, फिर कराची का हलीम। आप अगर कराची से बाहर चले जाएं, आपको इस तरह की निहारी, इस तरह का हलीम नहीं मिलेगा। ये इसमें तो कोई शक नहीं है, यानी पूरे देसी आदमी आप। बिल्कुल। इकबाल बेग साहब, मैं बेहद आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला और आके आपने इस सारी चीज़ों पे बड़ा खुल के अपना इजहार किया। हमारी ख्वाहिश यही है आप इसी तरीके से और पाकिस्तान का नाम रोशन भी करते रहें, और इसी तरह से सारी चीज़ों को, इवेंट को कवर करते रहें। लेकिन कहीं इस सारे गुफ्तगू के दरमियान थोड़ी बहुत मुझे भी मायूसी सी फील हो रही है कि इतने वसी तजर्बा रखने वाले इंसान हैं आप, इतना सब कुछ कवर करने वाले हैं, और आप भी इस सिस्टम के आगे बेबस नजर आ रहे हैं, और आप जानते बूझते आपको पता है कि यार रिजल्ट आ सकते हैं, इससे कहीं बेहतर टीम आ सकती है, इससे कहीं ज्यादा नताइज बेहतर आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही पॉलिटिक्स और वही असल
जो जो टैलेंट है उसको मौका नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हम इस सूरत हाल का शिकार हैं। हमारे मुल्क का अलमिया है, टैलेंट की कदर नहीं है। अब आप देखें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस किन लोगों को मिलता है। मैंने इस दश्त की सयाही में आप 1987 से ले लें 13 और 25 38 साल गुजार दिए, बेशक, लेकिन कोई एक्नॉलेज नहीं करता। मेरे जो चाहने वाले हैं आप जैसे लोग हैं वो एक्नॉलेज करते हैं, वो नहीं नहीं मेरे लिए बिल्कुल इससे होना बड़ा चाहिए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मैं क्या तो है। इस प्लेटफॉर्म से बोलूंगा आपके लिए, जी बिल्कुल आपने बहुत खिदमत की है इस मुल्क की और इस स्पोर्ट्स की। उस हवाले से जाहिर सी बात है, अगर हम आपका काम देखें और आपका वर्क देखें तो वाकई आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं चलें, इस बहुत सारी शुक्रिया चीज़ों आपका। के लिए। थैंक यू। और आने वाले वक्त में हम जो भी मुतल्लका लोग हैं, अगर हम तक हमारी बात पहुंचे तो बिल्कुल चलें, मिर्ज़ा इकबाल नहीं बेग नहीं, साहब को ज़रूर इस चीज़ से आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है। तो नाजरीन, ये थे हमारे गेस्ट आज के मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।